हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। ये हमारा यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। क्लास 8th का हम एनसीईआरटी देख रहे हैं और आप अगर बीपीएससी दे रहे हो ना तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए है ही। तो यहाँ से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। इसमें आईएनएम के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब। बाकी हम अपनी सीटेट के लिए इसको देख ही रहे हैं। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों को की जादू में खोए रहते थे। कब किसकी राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, मतलब हाँ क्या चीज़ कब हुआ, युद्ध हुआ कब, क्या चीज़ कैसे होता गया, कौन से टाइम पे, कौन से टाइम पीरियड पे हुआ। ठीक। इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखों को रटते चलो। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही? ऐसा नहीं है भाई। हिस्ट्री तो मुझे बहुत पसंद है और ऐसा नहीं कि उबाऊ है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, रिलेट करके, ट्रिकी वर्ड्स बना बना के, तो सही है। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में बताती है। लेकिन मज़ा भी तो आता है ना यार। एंशिएंट टाइम पे क्या था, मॉडर्न पे क्या हुआ, ऐसे जैसे हम लोग छोटे थे क्या हुआ, फिर बीच में बड़े हुए तब क्या हुआ, अब हम बुढ़े हो रहे हैं तो क्या हुआ, ऐसे ही चेंज होता रहता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव हुए। यही बात है। जैसे हम अपने आप को रख के देखो यार, छोटे थे हम कैसे थे। जैसे ही अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं कि हम छोटे थे, हमारा बर्थडे इस दिन होता था, डेट ऑफ बर्थ हमारा ये है, मेरे भाई का बर्थडे ये, हम लोग ये करते थे। पहले और बाद में बात करने लगते हैं। ठीक। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। अब रोज़ की लाइफ के बारे में हम नहीं बात करते ना, ये क्या कैसे हुआ। ठीक। पर हम ये ज़रूर बोलते कि चाय कहाँ से आए, कैसे पिए, सबसे पहले किसने पिया होगा। हम लोग बहुत खुरापात आदमी है भाई, चलता रहता है। रेलगाड़ी आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा कर पाते, कैसे, किससे जाते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, अखबार नहीं छपते थे, उनको लोगों को जानकारी कैसे मिलती थी। ये चीज़ था। एक ये वाला चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किया गया ये पहले नक्शे का चित्र है। कब ये 1782 में हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय समर्थक रेनेल की वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता है। इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपनी प्राचीन ग्रंथ किसको दे रहे हैं, ब्रिटेन की महारानी को सौंप रहे हैं। ठीक। चलो, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं, कई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। देखो यहाँ से कैसे शुरू होता है। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था समाज में किस दिन बदलाव आया, यह बताना भी संभव नहीं है कि अचानक राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन हुआ था। ऐसे नहीं, धीरे धीरे लोगों के मन में कुछ चीज़ें आती गई तब इन्होंने किया। तो फिर लोग तारीखों को जोड़कर क्यों देखते हैं। इस जुड़ाव की वजह एक था कि एक समय था जब युद्ध, बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में था। इतिहासकार को लिखते थे कि कितने साल जो राजा को ताज पहनाया, कौन से राजा कितने साल तक थे, किसका विवाह किससे हुआ, उनके घर में कौन से बच्चा पैदा हुआ, अगला गद्दी पे कौन बैठेगा, ये सारी चीज़ें थी। ठीक। कौन सी तारीख, यहाँ से देखो क्वेश्चंस आते हैं। ये चाय वाला देखो, मैं आपको जो बताई हूँ। ठीक। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले में ब्रिटेन की विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कर्नाट की पदवी दी गई थी। ये देखिए, आपसे टी वाला पूछ लेगा कब इसका चित्र बना था, तो 1922 में याद रखिएगा। तारीखें क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ से देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है। एक उदाहरण की विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल अलग अलग था। जितने भी गवर्नर जनरल आए सबका टाइम पीरियड अलग अलग था। इतिहास में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होता है। सबसे पहला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है। और आखिरी वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। बाद में गवर्नर जनरल को वायसराय का पद बना दिया गया। लास्ट में कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेलेजी, ब्रैटिक, डलहौजी, इन लोग के बारे में पढ़ेंगे। कैनिंग हो गया, लॉरेंस हो गया, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इनके बारे में 1931 में इरविन और गांधी जी के साथ समझौता हुआ था। कर्जन के टाइम पे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है। इन सब के बारे में हम देखते चलेंगे। हम इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय को कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। ये लोग आते रहते थे, जाते रहते थे, यही करते थे।
ठीक। जब हम इतिहास की कहानी को लिखते हैं या टुकड़ों अध्यायों में बांट देते हैं, जैसे 3 हम हिस्ट्री को बांटते हैं ना, हमारा पार्ट 3 में बांटते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री में बांटते हैं। लेकिन इतिहासकार जो लोग थे ना, वो लोग किस में बांटे थे, यही आपसे सवाल पूछेगा कि स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री थे जेम्स मिल ने, वो हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा। और हम पहली बार जब मैं सीटेट का पेपर दे रही थी तो मैं एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं थी, तब मुझे यही पता पूछा कि स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जेम्स मिल ने इतिहास को कितने भागों में, तो मुझे यही पता था एंशिएंट, मॉडर्न, मॉडर्न। तो हमने यही कर दिया था। ठीक। देखो हम अवधि कैसे तय करते। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री को बांटा था। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखा था। इसमें 3 को बांटा था। सबसे पहला क्या किया था, 3 कालखंडों में देखो इसने 3 पार्ट में बांटा था। हो गया सबसे पहला हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। 3 भागों में बांट दिया था इसने कि ब्रिटिश हो गया हमारा, मुस्लिम हो गया, हिंदू। 3 पार्टों में इसने बांट के रख दिया था। पहले हिंदू, मुस्लिम, और इसने बहुत सारी चीज़ें इस बुक्स में लिखा है कि यहाँ की समाज सभ्यता कैसी हैं, ये सब चीज़ें कैसी हैं। यहाँ से यही बात फैक्ट थी। ठीक है। इतिहास के किसी दौर में हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जाता था, मतलब कि हिंदू और मुस्लिम ये चीज़ें था। और हमारे अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। ये अंग्रेजों को वो जेम्स मिल का हटा के अब इसको किस में बांटे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, जो हमने आपको बताया। लेकिन उसने किस में बांटा था, 3, मुस्लिम कर दिया था, हिंदू कर दिया था और ब्रिटिश का कर दिया था इतिहास। देखो बहुत सारी चीज़ें एक चीज़ हुई थी ना ही इसमें आर्थिक विकास हुआ, ना प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आधुनिक टाइम की स्टार्टिंग होते ही क्या किए ये लोग आके अंग्रेजों ने वो कर लिया, हम लोग के ऊपर शासन करने लगे। औपनिवेशिक क्या होता है, अब हमारे मन में यही आता है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थायी नवाब राजाओं को दबाकर अपना स्थापित्व हासिल किया। देखो औपनिवेशिक का शाब्दिक अर्थ होता है जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा करके वहाँ की राजनीति और अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर नियंत्रण कर लेता है, तो उसे औपनिवेशिक शासन कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। जब तक कोई शासन वाला चीज़ होता है, कोई भी आके वो क्या करता है, यहाँ पे राज करने लगता है। हर तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इसे औपनिवेशिकरण भी कहा जाता है। ठीक। हम किस तरह जानते हैं, भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का प्रयोग करते थे। प्रशासन अभिलेख वगैरह जो था उसका यूज़ करते थे। देखो अंग्रेजों का मानना था कि लिखना बहुत ज़रूरी, तो वो लोग हर एक चीज़ को लिखवाते रहते थे। और इसके पहले एंशिएंट में भी हम लोग देखा कि जो थे वो लोग अभिलेख लिखवाते थे, सब कुछ मतलब खुदवाकर पत्थरों पे लिखवाते रहते थे। जैसे गृह विभाग को रिपोर्ट लिखी गई, जैसे 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। ये भी लिखा हुआ था। बम्बई का इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही सैनिकों जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर है। कराची में 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विशाखापट्टनम, मतलब ये सारी चीज़ें लिखी गई थी। और जैसे ये राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था, याद रखिएगा। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के पास नज़दीक में बनाया गया, ताकि वो हर चीज़ देख सके, सब कुछ उसके लिए, मतलब क्या लिखवाना है, क्या करना है, सब कुछ उसी के उसमें था। और जो अच्छे से लिखते थे ना, जो अच्छे से लिखते थे उन्हें खुशनवीशी माहिर लिखते थे। खुशनवीशी या सुलेख वीस ऐसे लोग होते थे जो सुंदर ढंग से लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई की तकनीक भी फैलने लगी थी। छपाई की तकनीक, इसके पहले यही लोग लिखते थे, खुशनवीशी या सुलेखनवीशी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, देखो सर्वेक्षण वगैरह बढ़ने लगा। खेती वेती करने के लिए 19वीं सदी तक क्या नक्शा उक्सा बना, फिर उसके बाद मिट्टी वगैरह का सर्वेक्षण होने लगा कि कहाँ पे कौन से अच्छे से फसल उगेगी, कौन सी मिट्टी में, ये चीज़। जैसे शरीफे का पौधा, ये 1770 के दशक में बनाया गया था, चित्र है उसका। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है, रिकॉर्ड से मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड, उसको रखे रहते हैं ये लोग। जैसे 1832 की देखिए, बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, जेम्स प्रिसेप द्वारा बनाई गई यह तस्वीर है। इसमें बस इतना थोड़ा थोड़ा बताया गया है कि क्या आपको आगे अच्छे से पढ़ना है। 1857 का विद्रोह के बारे में ये चित्र है, ठीक, जिनके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।